सोचिए एक ऐसी आग के बारे में जो जो शुरू तो मतलब एक छोटे से इलाके में हुई थी, तब लगा था कि बस कुछ बाल्टियां पानी डालकर इसे बुझा लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, शुरुआत में तो सबको यही लग रहा था। वही ना। लेकिन आज 2026 में पूरे 4 साल बाद इसका धुआं इतनी दूर तक फैल चुका है कि मतलब पूरी दुनिया का ही दम घोट रहा है। 2022 में शुरू हुआ रूस और यूक्रेन का ये युद्ध अब सिर्फ पूर्वी यूरोप तक तो सीमित रहा नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं मानती हूँ कि ये एक सीमा विवाद से कहीं आगे निकल चुका है। पिछले 4 साल से लगातार चल रहे इस टकराव ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और जो कूटनीति है उसकी जड़ें हिला दी है। हिला दिए एकदम। और अब तो सबसे बड़ा डर यही है कि क्या ये हमें सीधे एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा है। बाप रे, तीसरा विश्व युद्ध! मतलब जब हम आज के हालात देखते हैं तो शहरों के शहर मलबे में बदल चुके हैं। ये अब सिर्फ वो टैंकों वाली लड़ाई नहीं रही है ना? हाँ, वो पुराना तरीका नहीं रहा अब। मतलब आसमान में लगातार एडवांस्ड ड्रोन्स और मिसाइलों का एकदम अंतहीन सिलसिला बन गया है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि 4 साल हो गए, दोनों पक्षों में कोई तो बीच का रास्ता निकलना चाहिए था ना। मतलब क्या ये सिर्फ सुरक्षा और आज़ादी की जो अपनी अपनी परिभाषाएं हैं उन पर अड़े रहने का ही नतीजा है? देखिए, ये सिर्फ परिभाषाओं का मामला नहीं है, ये अस्तित्व के डर का मामला है। रूस के लिए यूक्रेन का नाटो की तरफ जो झुकाव था वो एक ऐसी लाल रेखा थी जिसे पार करना उसकी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा था। हाँ, उनके नजरिए से ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। बिल्कुल। और वहीं अगर यूक्रेन की बात करें तो उनके लिए ये अपनी संप्रभुता और अपना वजूद बचाने की लड़ाई है। लेकिन अब 2026 में आकर ये युद्ध एक तरह से वॉर ऑफ एट्रिशन बन चुका है। वॉर ऑफ एट्रिशन? हाँ, मतलब जो पहले थक के हथियार डाल दे वो हार गया। हाँ, ठीक वैसे। मतलब एक दूसरे को थकाकर हराने की रणनीति। अच्छा, लेकिन इसमें ये जो अमेरिका और नेटो देशों का लगातार समर्थन मिल रहा है उसका क्या रोल है? मतलब ऐसा लगता है जैसे वो यूक्रेन को हारने नहीं दे रहे हैं, लेकिन रूस भी तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही तो इस लंबी खिंचती लड़ाई का मुख्य मैकेनिज्म है। मतलब नाटो सीधे तौर पर अपनी सेनाएं नहीं भेज रहा है। हाँ, क्योंकि अगर सेनाएं भेजी तो मतलब रूस के साथ सीधा युद्ध छिड़ जाएगा ना। बिल्कुल। इसलिए वो इसके बजाय यूक्रेन को लगातार भारी मात्रा में हथियार, इंटेलिजेंस और जो ड्रोन तकनीक है वो दे रहे हैं। अच्छा, तो वो बस पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, इससे यूक्रेन टिका तो हुआ है, लेकिन युद्ध किसी नतीजे पे पहुंचने के बजाय एक अंधहीन लूप में फंस गया है। तो अगर नाटो अभी सिर्फ पीछे से मदद कर रहा है तो ये जो वर्ल्ड वॉर 3 का डर है ये बार बार सामने क्यों आता है? मतलब क्या ये सिर्फ हवावाई बातें हैं या इसके पीछे सच में कोई ठोस वजह है? नहीं, ये डर बहुत वास्तविक है। मैं इसे ना एक ग्लोबल इलेक्ट्रिकल ग्रिड की तरह समझाती हूँ। इलेक्ट्रिकल ग्रिड? हाँ, जैसे अगर किसी एक बड़े जंक्शन पर शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, पूरे नेटवर्क में आग लग सकती है ना। हाँ, वो तो है, पूरा सिस्टम ठप हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर कोई एक गलत मिसाइल किसी नाटो देश की सीमा में गिर जाती है तो नाटो के आर्टिकल 5 के तहत सभी सदस्य देशों को युद्ध में उतरना ही पड़ेगा। ओहो, मतलब वो बाध्य हो जाएंगे। हाँ, और जहां रूस और नाटो का सीधा आमना सामना हुआ वहां परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका को आप नकार नहीं सकते। ये तो वाकई डराने वाला परिदृश्य है। और अगर हम परमाणु युद्ध को एक पल के लिए किनारे भी रख दें तो इस युद्ध का जो आर्थिक असर है वो भी तो किसी तबाही से कम नहीं लग रहा है। एकदम सही कहा आपने। मेरी समझ में ये नहीं आता कि पूर्वी यूरोप की एक लड़ाई से दुनिया भर में जो खाने पीने की चीजें हैं या पेट्रोल है वो इतना महंगा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का अर्थशास्त्र समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रूस और यूक्रेन दोनों ही दुनिया के सबसे बड़े अनाज और एनर्जी सप्लायर्स में से रहे हैं। हाँ, गेहूं और तेल वगैरह। हाँ, तो जब ब्लैक सी के बंदरगाहों पर नाकेबंदी होती है तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से टूट जाती है। अच्छा। अचानक से लाखों टन गेहूं और सूरजमुखी का तेल बाजार तक नहीं पहुंच पाता है और इसी वजह से खाद्यान्न संकट पैदा होता है। और ये जो ऊर्जा का मामला है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूस पर इतने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं फिर भी तो हालात सामान्य नहीं हुए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि इन प्रतिबंधों का असर उल्टा भी पड़ा है। मतलब जब यूरोप ने रूसी गैस और तेल लेना बंद किया तो उन्हें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए ग्लोबल मार्केट से महंगे दाम पर ऊर्जा खरीदनी पड़ी। ओहो, तो मतलब डिमांड अचानक से कहीं और शिफ्ट हो गई।
बिल्कुल। इससे पूरी दुनिया में डिमांड और सप्लाई का जो संतुलन था वो बिगड़ गया, जिसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पड़ा और फिर हर चीज की महंगाई बढ़ गई। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो ये स्पष्ट है कि 2026 का ये युद्ध अब सिर्फ दो देशों की सीमाओं का विवाद तो नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है जिसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को एक तरह से हाईजैक कर लिया है। सही बात है। और जब तक दोनों पक्षों के जो बुनियादी डर हैं और ये कूटनीतिक गतिरोध है, इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकलता, तब तक ये अस्थिरता पूरी दुनिया पर हावी ही रहेगी। हाँ, ये तो है। आज की इस गहन चर्चा के बाद ना एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। क्या? अगर एक क्षेत्रीय युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने और परमाणु युद्ध का खतरा पैदा करने की ताकत रखता है, तो क्या हमारी मौजूदा वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था वास्तव में उतनी मजबूत है जितना हम मानते हैं?